नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच में क्या जन स्वराज पार्टी के लिए कुछ बन रहा है? नीतीश और तेजस्वी के चेहरे की लड़ाई के बीच में प्रशांत किशोर आखिर कहाँ टिक रहे हैं? चलिए करते हैं चर्चा इस विषय पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, प्रशांत किशोर का नाम आते ही आपके मन में पहला सवाल उठता होगा कि राजनीति की स्ट्रेटजी बनाने वाला यह व्यक्ति बिहार की राजनीति में आखिर कर क्या रहा है। जिस राजनीति में केवल जातीय समीकरण ही चलता है, वहां पे प्रशांत किशोर क्या नई राजनीति लेकर आ पाएंगे? अब प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर 2014 में पहली बार लोगों के सामने आए थे, जब उन्होंने बीजेपी के लिए यहां पर माहौल बनाया था। उन्होंने बीजेपी को जिताने के लिए स्ट्रेटजी तय की थी और नरेंद्र मोदी के चेहरे को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था कि वही वर्तमान समय में देश के राजनीतिक हालात, आर्थिक हालात को सुधार सकते हैं। उसके बाद वह चले गए महागठबंधन के साथ। फिर एक दौर पे राहुल गांधी से उनकी मित्रता की चर्चा बड़ी घूम रही थी। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, इन सब के लिए उन्होंने काम किया है। लेकिन 2020 में जब कोविड का दौर था, उस समय वह बिहार लौटते हैं और कहते हैं अब मैं बिहार की राजनीति करूंगा, कहीं नहीं जाने वाला हूं। क्योंकि उस समय उनका झगड़ा नीतीश कुमार से हो चुका था। एक दौर पे वह जेडीयू के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे और लग रहा था कि नीतीश कुमार अपनी पूरी दावेदारी इस समय सौंपने वाले हैं प्रशांत किशोर को। लेकिन झगड़े बढ़े और प्रशांत किशोर छोड़ के जेडीयू चले जाते हैं। तो 2020 पर लौटते हैं फिर से हम लोग। प्रशांत किशोर ने बात बिहार की यात्रा शुरू करी, लेकिन कोविड चूंकि फैला हुआ था, इसलिए यह यात्रा बीच में ही रोक दी गई। लेकिन उसके बाद 2022 के समय उन्होंने फिर से शुरू की अपनी नई यात्रा। इसका नाम दिया जन सुराज यात्रा। यह यात्रा बिहार के गांव-गांव में जा रही थी, लोगों से मिल रही थी और उनके सामने अपनी बात रख रही थी कि हम इस मुद्दे के साथ यहां पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उस समय वह खुलकर यह नहीं कह रहे थे कि वो राजनीति में यहां पर कूदने वाले हैं। लेकिन हाँ, यदा कदा उनके भाषणों से यह झलक जाता था कि वह उन व्यक्तियों का समूह इकट्ठा कर रहे हैं जो बिहार की राजनीति में एक विकल्प दे सकें। यहां तक कि प्रशांत किशोर यह कहते थे कि मैं स्वयं राजनीति में नहीं आऊंगा, जन स्वराज पार्टी बन जाएगी, लेकिन उसमें भी मैं बाहर से ही काम करता रहूंगा। उसी समय उनका एक भाषण बड़ा प्रचलित हुआ, जब उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, मुस्लिम, इन सब के नाम पर वोट देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी वोट दिया बेरोजगारी के नाम पर? क्या हमने कभी वोट दिया शिक्षा के नाम पर? अब समय आ गया है कि बेरोजगारी और शिक्षा के खिलाफ यहाँ पर बिगुल फूंका जाए और इसके लिए हम यहाँ पर वोट करें, अपने बच्चों का भविष्य यहाँ पर बनाएं। क्योंकि लालू यादव ने तो अपने बच्चों का भविष्य यहाँ पर बना दिया, पर तुम्हारा भविष्य कहां पर है? आज भी तुम अंधकार में ही जूझ रहे हो। नीतीश कुमार भी सत्ता में 20 साल से बैठे हुए हैं, पर यहां पर वह कह क्या रहे हैं? और उस तरह से प्रशांत किशोर की जन स्वराज यात्रा पूरे बिहार में घूमी। उसके बाद आता है 2 अक्टूबर 2024 का दिन, जब जन स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं प्रशांत किशोर और बनाते हैं मनोज भारती को बिहार का अध्यक्ष। यहां पर वह अध्यक्ष बन सकते थे, लेकिन उन्होंने एक शेड्यूल कास्ट से आने वाले व्यक्ति को बना दिया अध्यक्ष और उनके झंडे में भी महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर का चेहरा आपको दिखाई देता होगा। सीधे तौर पर जन स्वराज पार्टी की स्थापना उन्होंने एक विकल्प के तौर पे की थी। बिहार की राजनीति में पिछले 35 वर्ष से केवल लालू और नीतीश का ही वर्चस्व रहा है। जनता दल से आरजेडी, आरजेडी से जेडीयू, जेडीयू से आरजेडी, आरजेडी से एनडीए, एनडीए से महागठबंधन, यही लगातार चलता रहा है बिहार की राजनीति में। लालू थे जिस समय मुख्यमंत्री, उसके बाद राबड़ी देवी आई, उनके बाद नीतीश कुमार आए। बीच में 6-7 महीने के लिए जीतनराम मांझी जरूर आ गए, लेकिन फिर से नीतीश कुमार ही यहाँ पर बन जाते हैं मुख्यमंत्री। ऐसे में बिहार की राजनीति लगातार ही लालू और नीतीश के बीच में घूमती रही और अब नए लोगों का आगमन यहां हुआ है। उसमें एक नाम है लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का।
अब प्रशांत किशोर इस राजनीति में फिट कहां हो रहे हैं? कई लोग ऐसा मानते हैं कि प्रशांत किशोर की राजनीति में अरविंद केजरीवाल वाला पुट है। लेकिन अगर हम दिल्ली और बिहार की तुलना करें तो बहुत बड़ा अंतर हमको दिखाई देता है। जो कॉस्मोपॉलिटन नेचर हमको दिल्ली में दिखाई देता है, उसका 10% भी बिहार में नहीं है। दिल्ली में पूरे भारत के लोग आकर रहते हैं। इस तरीके से दिल्ली में जातीय समीकरण उस तरीके से स्ट्रांग नहीं है जैसे कि बिहार में। बिहार में हर एक बेल्ट का अपना जातीय समीकरण है। उस जातीय समीकरण में प्रशांत किशोर कहीं पर भी फिट नहीं होते हैं। और प्रशांत किशोर इस जातीय राजनीति में अपने आप को विकल्प के तौर पर कैसे पेश कर पाएंगे, यह तो समय बताने वाला है। लेकिन प्रशांत किशोर की राजनीति वर्तमान समय में काफी एग्रेसिव आपको दिखाई देगी। एग्जाम्पल देता हूं। अभी जब बीपीएससी वाला मुद्दा दिसंबर के महीने में हुआ था, तो वहां पर कि पेपर आउट हो चुका है, वहां पर बच्चों ने बहुत इसको लेकर विरोध किया। क्योंकि बीपीएससी इस बात को माना नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर ने इसके लिए अपना यहां पर भूख हड़ताल करी, जेल चले गए। लेकिन हाँ, उस समय से उनकी राजनीति में काफी फायदा आपको होते हुए दिखाई दिया होगा। तो प्रशांत किशोर तेजस्वी और नीतीश के चेहरे के बीच में कहां दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए हमें सी वोटर सर्वे को भी समझना पड़ेगा। सी वोटर सर्वे जो अभी हाल में हुआ था, उसमें नीतीश कुमार को 18% लोग बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे। लेकिन प्रशांत किशोर उनसे बहुत पीछे नहीं थे, वह 15% पे यहां पर आ चुके थे। मतलब 3% का ही अंतर है नीतीश और प्रशांत किशोर के बीच में। हाँ, जो सर्वाधिक पॉपुलर चेहरा है बिहार का, वह है तेजस्वी यादव। 41% यहां पर उनको लोगों ने पसंद किया था। अब सोचिए, बिहार के अपने नेता चिराग पासवान, जिनके पिता रामविलास पासवान पिछले 50 सालों से ही बिहार में राजनीति करते चले आए थे, चिराग पासवान भी मात्र 4% वोट के साथ यहां पर थे। तो आप समझ सकते हैं, मात्र 6 महीने के अंदर प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में अपनी जगह तो बना ली है। लेकिन क्या जन स्वराज पार्टी इस बार बिहार विधानसभा में कोई रोल प्ले कर पाएगी? समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा बिहार में हुए उपचुनाव के नतीजों को। अगर आप बिहार में हुए उपचुनाव के नतीजों को देखेंगे तो वहां पर 4 सीटों पर उपचुनाव थे। उनमें से 3 सीटें महागठबंधन के पास थी। लेकिन यहां पर जो नतीजे आए, चारों सीटों को एनडीए ने जीत लिया। लेकिन जो सबसे बड़ा परिवर्तन था, वह जन स्वराज पार्टी के द्वारा पाया गया 10% वोट। और यह 10% वोट महागठबंधन को बहुत बड़ा डेंट देकर चला गया है। आप अगर प्रशांत किशोर के हाल के ट्वीट्स को देखेंगे, बयानों को देखेंगे, तो एक बात स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पे ज्यादा हमलावर यहां पर दिखाई देते हैं। नीतीश के खिलाफ वह बोलते हैं, लेकिन उतना नहीं बोलते जितना कि वह तेजस्वी यादव के लिए बोलते यहां पर दिखाई देते हैं। तेजस्वी यादव की शिक्षा को लेकर लगातार वह कटाक्ष करते हैं और कहते भी हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी शिक्षा पूरी नहीं करी है, वह आपका विकास क्या करेगा, और यहां पर शिक्षा की बात वह क्या ही करने वाला है। अब आपको उपचुनाव से समझ में आ चुका होगा कि प्रशांत किशोर केवल वोटकटवा ही नहीं है, वह राजनीति को एक नए तरीके से लेकर चल सकते हैं। और हो सकता है बिहार के विधानसभा चुनाव में वो अच्छा खासा वोट यहां पर लेकर आ जाएं, और एक विकल्प के तौर पर क्या पता लोग उनको देख ही रहे हों। क्योंकि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। क्योंकि पिछले 35 साल से बिहार की जनता ने केवल लालू और नीतीश के राज को ही देखा है। वहां पर कोई तीसरी पार्टी कभी उभर के नहीं आई। जो भी पार्टियां वहां बनी, दोनों गठबंधन में ही समाहित हो गई। लेकिन जन स्वराज पार्टी यहां पर एक विकल्प के तौर पर जरूर हमको दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि उम्मीद जनता यहां लगा के रखी हो कि लालू और नीतीश को 35 साल से देख रहे हैं, क्या यहां पर एक नए चेहरे को हम मौका दे सकते हैं? वैसे ही है तो समय बताएगा। फिलहाल जन स्वराज पार्टी प्रयास कर रही है बिहार में अपने आप को विकल्प के तौर पर पेश करने की। अब वो तो समय के गर्भ में है कि क्या यहाँ पर प्रशांत किशोर अक्टूबर के महीने में कुछ जादू अपना दिखा पाएंगे, या फिर वैसे ही रह जाएंगे कि आए थे कुछ करने और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे के बिंदु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।